हेलो फ्रेंड्स, खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, जिसको हिंदी में हम लेखांकन प्रमाप कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म एएस है। एएस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल पर किसने दिया, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है और इंडियन लेवल पर कौन सी संस्था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है और भारतीय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम क्या कहते हैं, कब इसकी स्थापना हुई और कौन सी संस्था ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कौन से बोर्ड बनाया। तो ये सब बातों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो ये होने वाला है आपके लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट एग्ज़ाम में भी इससे 2 या 3 क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है और उससे रिलेटेड संस्थानों से पूछे गए थे। तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हम उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में भी पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस से कहीं ना कहीं डायरेक्ट रिलेटेड हैं और कुछ इनडायरेक्ट रिलेटेड हैं। तो करीब 15 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो में अंत तक बने रहें। अब जल्दी से हम देख लेते हैं कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो पर्टिकुलर है क्या। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो मीनिंग होता है वो पर्टिकुलर ये है कि जो हम लेखा नीतियाँ रखते हैं और जो हम लेखांकन सिद्धांत रखते हैं उनमें एक रूपता लाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं कि अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से लेखे ना रखे जाएं, बल्कि सभी देशों में एक सही तरीके से और उनमें समरूपता लाने के लिए, कंसिस्टेंसी और उनमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाया गया है। इसका मीनिंग अभी हम ले लेते हैं, लेकिन सबसे पहले इनकी जो हिस्ट्री है उस पर एक नज़र हम डाल लेते हैं कि एएस जिसका मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबसे पहले कब दिए गए और किस संस्था इसके लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देने वाली संस्था IASC है, जिसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसको हम एएस बोलते हैं, एएस किसने दिया, एएस कौन देती है, कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो IASC है, जिसकी स्थापना 1973 में मतलब 1973 में हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। तो एक इंटरनेशनल लेवल पर एक ऐसी कमेटी बनाई गई जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देती है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले इसकी स्थापना कहाँ हुई, लंदन में हुई। कब हुई, 1973 में हुई। और किस संस्था को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देने के लिए ऑथराइज्ड माना गया या किसने सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देने की शुरुआत की, तो हम कह सकते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, जिसका शॉर्ट फॉर्म IASC है। IASC ने पहली बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो दिया और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देने वाली ये IASC कब स्थापित हुई, 1973 में। 1973 में इसका एस्टेब्लिश होने के बाद इसने सबसे पहला अपना जो फर्स्ट AS प्रोवाइड किया, वो फर्स्ट AS प्रोवाइड किया 1979 में। तो याद रखिए 1973 में IASC की स्थापना हुई, लेकिन उसने अपना पहला AS जो प्रोवाइड किया वो कब किया, 1979 में प्रोवाइड किया। तो जो भी अभी हमने आपको बात की ये इंटरनेशनल लेवल पे हुआ, फिर इसका असर हमारे देश भारत में भी देखने को मिला और वर्ष 1977 में भारत में भी ICAI ने लेखांकन प्रमाप बोर्ड ASB की स्थापना की। भारतीय लेखांकन बोर्ड लेखांकन प्रमाप बोर्ड ASB की स्थापना की। इंग्लिश में ASB का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो ASB का फुल फॉर्म है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ये भी पूछा जा सकता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की स्थापना किसने की, तो उसकी स्थापना की है ICAI ने। अब ICAI क्या है और इसकी स्थापना कब हुई, तो वर्ष 1949 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। मतलब ICAI की स्थापना 1949 में हुई और ICAI का मुख्यालय अगर पूछा जाए कहाँ है कि इसका हेड क्वार्टर या हेड ऑफिस कहाँ है, तो वो हेड क्वार्टर कहाँ है,
दिल्ली में है, यानी कि दिल्ली में इसका जो है वो हेडक्वार्टर है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए IASC, जैसा कि हमने ऊपर आपको बताया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, इसका हेड ऑफिस कहाँ है, तो इसका हेड ऑफिस लंदन में है। जबकि ICAI का हेड ऑफिस कहाँ है, दिल्ली में है। ये ICAI जो है एक भारतीय संस्थान है जिसका फुल फॉर्म ICAI का अभी हमने आपको बताया क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुई, 1949 में हुई। लास्ट जो एग्ज़ाम आया था उसमें ICAI की स्थापना का वर्ष पूछा गया था 1949, जैसा कि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, जहां हमने लास्ट ईयर के क्वेश्चन जो आए हैं उनको कवर किया है और उनमें हमने डिफरेंशिएशन भी दिया है कि कौन सा सिलेबस में है और कौन सा सिलेबस में नहीं है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो उसको ज़रूर देख लें, तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि किस प्रकार से प्रैक्टिकल और थ्योरिकल क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। लेकिन 12 साल पहले लगभग ये एग्ज़ाम हुआ था, 11-12 साल पहले, तो अब डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा एग्ज़ाम का बढ़ गया है और सिलेबस में भी काफ़ी बदलाव हुआ है, लेकिन फिर भी पुराना पेपर जो है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है और उसको आप लोग देख लें। विथ आंसर हमने जो है वो वीडियो बना दिया गया है और आप उसको हमारे चैनल्स पर देख सकते हैं। अब जल्दी से हम यहाँ देख लेते हैं कि भारतीय चार्टर अकाउंटेंट संस्थान है, इसकी स्थापना 1949 में हुई और इसका हेड क्वार्टर कहाँ रखा गया, दिल्ली में रखा गया। जो विदेश में IASC की स्थापना हुई उसका असर जो है वो भारत में भी देखा गया और 1977 में ICAI ने एक बोर्ड की स्थापना की जिस बोर्ड का नाम है ASB। और आज भारत में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए जाते हैं, यानी कि जिनको हम क्या कहते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं, भारतीय AS कहते हैं, इसको इंड AS भी कहा जाता है, IND इंड, और AS कहा जाता है। ये किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि ये किसके द्वारा दिए जाते हैं, ये दिए जाते हैं ICAI की ASB बोर्ड द्वारा दी जाती है। यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बोर्ड बनाया गया था 1977 में, ये बोर्ड की स्थापना किसने की थी, तो ICAI ने इसकी स्थापना की थी। और ICAI की खुद स्थापना कब हुई, 1949 में हुई। कहाँ इसका मुख्यालय है, तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है। तो भारतीय अगर आपसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछा जाए कि भारतीय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ICAI है। और ICAI के अधीन क्या काम करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड काम करता है, जो कि ये प्रोवाइड करता है। तो ये इन्फॉर्मेशन इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर हमने आपको प्रोवाइड की है। अब हम देख लेते हैं आगे कि कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं जो आपके सिलेबस से मैच हो रहे हैं और जिनके संबंध में प्रीवियस एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका ले लें, ये काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, इसको आप नोट कर लें। अब हम देख लेते हैं इसके बाद कि कौन सी चीज़ आपके लिए और इम्पोर्टेंट है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में आपको बता देते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो क्या है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में लिखा है, एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज़ अ सेट ऑफ प्रैक्टिस एंड पॉलिसी यूज्ड टू सिस्टमैटाइज बुक कीपिंग एंड अदर अकाउंटिंग फंक्शन अक्रॉस फर्म एंड ओवर टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि जो लेखांकन प्रमाप होते हैं वो एक सेट ऑफ प्रैक्टिस हैं, एक सेट ऑफ पॉलिसीज़ हैं जो वर्तमान लेखापालक को ये सिस्टम प्रदान करते हैं कि वो उस रीति रिवाज को माने जो कि ज़्यादा मान्य है, जो कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पर खरे उतरते हैं और अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करते हैं। और विदेश में और भारत में एक रूपता लाने के लिए इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अपनाया गया है, ताकि पूरे विश्व में अकाउंटिंग की पॉलिसी, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल, अकाउंटिंग के अजम्पशन जो है वो एक से हो जाएं। तो एक रूपता लाने के लिए आपसे पूछ लिया जाए कि लेखांकन प्रमाप को क्यों लाया गया, तो लेखांकन प्रमाप को लाने के बहुत से उद्देश्य हैं। उनमें एक प्रमुख उद्देश्य एक रूपता लाना है, मतलब यूनिफॉर्मिटी लाना है, ताकि यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी तो पूरे विश्व भर में लेखांकन प्रमाप
जो है वो एक से हो जाएंगे और एक से रीति रिवाज के आधार पर अकाउंट के एक से रीति रिवाज, एक से ट्रेडिशन के आधार पर क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक गाइडलाइन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक गाइडलाइन है जो इंटरनेशनल लेवल पर कैसे होते हैं, एक से होते हैं। और ये हमारी बुक कीपिंग को सपोर्ट करते हैं, किस बात के लिए कि हमको किस तरीके से लेखे रखना है, किस लेखा नीतियों का हमको पालन करना है, कौन से लेखांकन सिद्धांत हमको अपनाना है। तो लेखांकन सिद्धांतों में एक रूपता लाने के लिए और लेखांकन सिद्धांत नीतियों को अपनाने के लिए लेखांकन प्रमाप यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जन्म हुआ है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए है। चलिए अब इसका मीनिंग आप लोग समझ गए होंगे। अब एक डेफिनेशन भी इसके बारे में दी गई है, कोहलर ने ये डेफिनेशन दी है, इसको आप पढ़ लीजिए कि कोहलर ने क्या कहा है। कोहलर ने यही कहा है कि जो हमारे अकाउंटेंट हैं, पब्लिक अकाउंटेंट हैं और जनरल अकाउंटेंट हैं, वो प्रोफेशनली जो है वो उन नियमों का पालन करें जो कि इस बोर्ड के द्वारा बताए गए हैं, या ये बोर्ड जो निर्धारित करता है उसमें एक टीम होती है स्कॉलर की, विद्वानों की, और वो विद्वानों की टीम जो है वो हमको इस बात के लिए गाइड करती है कि हमें लेखा नीतियों का किस प्रकार प्रयोग करना है और कौन सी लेखा नीति कहाँ उपयोग करना है। मतलब क्या हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ होगी, क्या हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल होंगे, क्या हमारी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन होंगे। और जैसा कि हमने आपको भी बताया था कि भारत में भी एक अकाउंटिंग बोर्ड का गठन किया गया है 1977 में। ये वही लिखा गया है जो आपको हमने प्रीवियस स्क्रीन पर बताया था। और इसकी स्थापना किसने की है, ICAI ने की है 1977 में। अब हम देख लेते हैं भारत में कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं वो ज़रूरी हैं और उनमें से कौन से जो हैं वो विथिन आपके सिलेबस आते हैं। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है। तो पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप देख लें, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण, जिसके बारे में हम बता रहे थे। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग, मतलब हमारी लेखांकन नीतियां जो हैं वो पूर्ण प्रकट करने वाली होना चाहिए, जैसा कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी कहती है। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट आपने नाम सुना होगा। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट मतलब पूर्ण प्रकट करने की अवधारणा। अब पूर्ण प्रकट करने की अवधारणा क्या होती है, हम वो डेटा जो है उस तरीके से लिखें, हम इस तरीके से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करें जिससे कि रिज़ल्ट हमारा जो है वो पूरी तरह डिस्क्लोज़ हो सके, कोई भी चीज़ छुपी ना रहे बल्कि हर चीज़ उजागर हो सके। हमें ऐसी पॉलिसी अपनाना चाहिए, मतलब आंकड़ों को हमें छिपाना नहीं है बल्कि आंकड़ों को हमको क्या करना है, दिखाना है, और ताकि वो हमें क्या कर सकें, एक रियल प्रॉफिट हमें जो है वो प्रोवाइड कर सकें। इसलिए पहला जो AS है वो अकाउंट में शुद्धता पर जोर देता है। शुद्धता मतलब एक्यूरेसी पर जोर देता है और इस बात पर जोर देता है कि पूर्ण प्रकट होना चाहिए। इसका मतलब कुछ भी चीज़ जो है वो क्लोज नहीं होना चाहिए, डिस्क्लोज होना चाहिए। दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो इन्वेंट्री मतलब स्टॉक के संबंध में है। जैसा कि आप जानते हैं स्टॉक रॉ मटेरियल का भी होता है, सेमी फिनिश्ड भी होता है, फिनिश्ड भी होता है। टर्म बेसिस पर देखें तो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक होता है। तो इस प्रकार से स्टॉक का लेखांकन कब कैसे करना है और किस मूल्य पर उनको लिखना, उनका वैल्यूएशन के लिए किस वैल्यू को लिया जाएगा, क्या मार्केट वैल्यू को लेंगे, क्या डिफरेंशियल कॉस्ट को लेंगे, क्या हम ओरिजिनल कॉस्ट को लेंगे, क्या हिस्टोरिकल कॉस्ट को लेंगे। तो ये सब बताने के लिए AS2 जो है वो बनाए गए हैं। और AS जो भी हम आपको बता रहे हैं, इस AS का संबंध जो है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी से है। मतलब IASC कमेटी जो हमने आपको बताया था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी जो बनाई गई थी 1973 में, उसने जो है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रदान किए। और सबसे पहला AS जो है वो कब दिया गया था, तो सबसे पहला AS जो दिया गया था वो 1979 में दिया गया था, जैसा कि हमने पहली स्क्रीन पर आपको बताया है। तो याद रखिए कि जो AS हैं वो AS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी जो 1973 में एस्टेब्लिश हुई लंदन में, जिसका मुख्यालय है, उसके द्वारा ये AS दिए गए हैं और ये इंटरनेशनल कहलाते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो किस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से बनाया जाता है, इसका फॉर्मेट जो है वो AS3 ने आपको दिया है। इसके बाद
AS6 को हम देख लेते हैं। ये वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है हम जो यहाँ मेंशन कर रहे हैं वो आपके सिलेबस से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, इसलिए हम आपको यहाँ बता रहे हैं। ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम देखें तो लगभग 40 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी 40 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं वो अब तक दिए जा चुके हैं। तो लगभग 40 जो है वो दिए जा चुके हैं। इसमें से हमने सिर्फ उन्हीं को चूज़ किया है जो आपके सिलेबस से कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं। अब AS6 देख लेते हैं। AS6 का संबंध जो है वो डैप से है, तो इसको याद रखिए। और लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में AS जो 10 है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो डैप का संबंध जो है वो AS6 से है। और डैप किस पर लगाया जाता है? फिक्स्ड असेट पर लगाया जाता है। तो टेंजिबल असेट पर डैप लगाया जाता है। तो फिक्स्ड असेट का संबंध AS10 से है, जैसा कि अभी हम आगे देखेंगे। फिर AS4 आप देख रहे हैं, इसका संबंध जो है वो कंटिंजेंसी एंड इवेंट ऑकरिंग आफ्टर दी बैलेंस शीट दिया है। AS4 भी, क्योंकि बैलेंस शीट आपके सिलेबस में है तो AS4 का संबंध आपके सिलेबस से है। इसके बाद AS5 जो है वो प्रॉफिट नेट लॉस से संबंधित है। तो याद रखिए AS5 नेट प्रॉफिट और नेट लॉस से संबंधित है। इसके बाद हम और देख लेते हैं कि कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं वो आपके सिलेबस से मैच हो रहे हैं और जिनको हम अभी यहाँ आपके लिए लेकर आए हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो 9 आ गया है, जो कि इनकम रिकॉग्नाइजेशन से है, आय की पहचान करना। जैसा कि आप जानते हैं आय अवधारणा आपको है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कॉन्सेप्ट आपको दी गई है। आय मान्यता अवधारणा जिसको कहते हैं, तो आय मान्यता अवधारणा के अंतर्गत ये आय की पहचान करना है। और आय की पहचान किस आधार पर होती है? आय अगर अक्रूवल है तो भी रिकॉर्ड कर ली जाती है, और आय अगर वसूल हो गई है, रियलाइज्ड हो गई है, तो भी रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में आती है। तो AS9 का संबंध जो है वो इनकम रिकॉग्नाइजेशन मतलब आय की पहचान से है। इसके बाद AS10 के बारे में हमने बताया। AS10 का संबंध याद रखिए 10 से हो गया टेंजिबल असेट। तो AS10 टेंजिबल असेट से है, और उन टेंजिबल असेट से है जिन पर क्या लगाया जाता है? डैप लगाया जाता है। जैसा कि ये लिखा हुआ है अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब AS10 टेंजिबल असेट से रिलेटेड है, ऐसा याद रखिए। और ये किससे संबंधित है? ये टेंजिबल असेट से है और उन टेंजिबल असेट से है जिन पर डैप लगाया जाता है। और AS10 पर जो भी असेट लिखते हैं उन पर डैप लगाया जाता है, और उन पर डैप किस में लगाया जाता है? AS6 में लगाया जाता है। तो याद रखिए डैप AS6 से रिलेटेड है। और टेंजिबल असेट जो हैं जिसको हम मूर्त संपत्तियां कहते हैं, जिनका कोई वजूद होता है, वास्तविक अस्तित्व होता है, जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो टेंजिबल असेट कहलाती हैं, अब मूर्त संपत्तियां कहलाती हैं। और उन मूर्त संपत्तियों का संबंध AS10 से है जिन पर ह्रास लगाया जाता है। लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में ये AS10 जो है वो पूछा गया था। इसके बाद AS13 देख लेते हैं। विनियोगों के लिए लेखांकन है, मतलब अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट है। जो हम इन्वेस्टमेंट बिजनेस में करते हैं उसके संबंध में लेखा रखने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 दिया गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 देख लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो है वो अमलगमेशन के लिए है, मतलब एकीकरण के लिए है। 2 साझेदारी फर्मों का एक होना, जैसा कि आपके सिलेबस में भी दिया गया है। और 2 फर्मों के अलावा 2 कंपनियों का एक होना अमलगमेशन कहलाता है। अमलगमेशन का मतलब होता है एकीकरण। एकीकरण में संविलियन भी आता है, यानी कि मर्जर भी आता है, एब्जॉर्प्शन भी आता है। तो अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन रिलेटेड है AS14 से। अब AS19 जो कि पट्टे से संबंधित है, लीज से संबंधित है। तो पट्टे का जब लेखा होगा तो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की पॉलिसी को लेकर होगा? AS19 की पॉलिसी यहाँ अप्लाई होगी। AS20 जो है वो EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर से रिलेटेड है। और अर्निंग पर शेयर हम निकालते हैं और देखते हैं कि अर्निंग पर शेयर अगर अच्छा आ रहा है तो कंपनी
जो है वो मार्केट में अच्छा गेन कर रही है, अच्छा डिविडेंड हमको दे सकती है, तो EPS का संबंध AS20 से है। इसके बाद हम देख लेते हैं AS21 का संबंध किससे है, तो इसका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट से है। जब सूत्रधारी कंपनी सहायक कंपनी को टेक ओवर करती है, मतलब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को टेक ओवर करती है या बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को टेक ओवर करती है, और जब दोनों कंपनियों के मिलकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं तो किस प्रारूप में बनाए जाएंगे, कौन सी पॉलिसी होगी, इसके संबंध में AS21 है। और जैसा कि आपको हमने अमलगमेशन बताया था कि यूनिट नंबर 2 में अमलगमेशन है 2 पार्टनरशिप फर्मों का, तो ये उससे रिलेटेड हो गया जिसमें बैलेंस शीट बनाई जाएगी। ये अमलगमेशन है और ये अमलगमेशन के आधार पर बनने वाली बैलेंस शीट का ब्यौरा है। तो ये AS14 और AS21 जो हैं वो अलग अलग हैं। AS14 का संबंध फर्म या कंपनियों के एकीकरण से है, मतलब अमलगमेशन से है, लेकिन मिश्रित चिट्ठा का संबंध किससे है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं किस आधार पर बनाएं, AS21 से उसका संबंध है। अब हम आगे देख लेते हैं कि और आगे आपको और इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। AS26 ये इस एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें अदृश्य संपत्तियां यानी अमूर्त संपत्तियां आएंगी जिसको हम इंटेंजिबल असेट कहते हैं। अभी हमने आपको बताया था AS10 से हो गया क्या, टेंजिबल। 10 है, 10 में क्या है, टेंजिबल है। तो टेंजिबल असेट मूर्त संपत्तियों के लिए AS10 है, लेकिन अमूर्त संपत्तियों के लिए क्या है, तो अमूर्त संपत्तियों के लिए AS26 है। अब AS26 में क्या क्या आ जाएगा तो वो हम आपको बता दें। आपसे पूछ लिया जाए पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या गुडविल, इनका रिलेशन किससे है, तो पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो भी होंगी यानी बौद्धिक संपत्ति, और इसके अलावा ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट हो गया और ख्याति, इन सब का संबंध AS26 से है। और AS26 जो है वो इंटेंजिबल असेट से है, अमूर्त संपत्तियों से है। फिर इसके बाद आकस्मिक संपत्तियां, आकस्मिक दायित्व और जो हम आयोजन प्रोविज़न वगैरह बनाते हैं, जैसे डूब ऋण का आयोजन करना, भविष्य में कोई होने वाली कंटिंजेंट लाइबिलिटी और कंटिंजेंट असेट का आयोजन करना, प्रोविज़न करना किस में आता है, AS29 में आता है। इसके बाद AS30, AS31 और AS32 ये तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन इनको आपको बहुत अच्छे से बारीकी समझना है, क्योंकि मैच दी कॉलम में ये मदें आ जाती हैं 30, 31 और 32, इसलिए अच्छे से देख लें। वित्तीय प्रलेख यानी वित्तीय प्रलेख का मतलब होता है कि जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो, तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो रिकॉग्नाइजन है और जो मेज़रमेंट है वो AS30 में है, जबकि उनका प्रस्तुतिकरण मतलब उनका रिप्रेजेंटेशन या उनका प्रेजेंटेशन 31 में है, और 32 में इन्हीं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स यानी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का प्रकटीकरण है। तो आप ऐसा याद रखिए कि जो डिस्क्लोज़र कॉन्सेप्ट है, डिस्क्लोज़र अगर पॉलिसी की बात की जाए तो डिस्क्लोज़र पॉलिसी AS1 में है, मतलब लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण AS1 में है, लेकिन जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या फाइनेंशियल आपके क्या है रिकॉर्ड्स हैं, उनका डिस्क्लोज़र जो है वो किस में बताया गया है, AS32 में बताया गया है। आई होप जो भी हमने आपको समझाया ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई होगी। आप सभी चीज़ें जो भी स्क्रीन आपको दिए गए स्क्रीन पर सूचना है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इनको कॉपी में नोट कर लें। ये आपके सिलेबस में बिल्कुल डायरेक्टली नहीं दिया है, लेकिन जब हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो अकाउंटिंग का काम बिना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नहीं होता, इसलिए इनडायरेक्टली जो है ये टॉपिक आपके सिलेबस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कब कैसे इनकी शुरुआत हुई, इंटरनेशनल लेवल पर कौन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देता है और भारतीय स्तर पर कौन देता है, इसके बारे में बहुत ही यूज़फुल सूचनाएं हमने आपको प्रोवाइड की हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो बहुत जल्दी आप इसको एक लाइक कर दें और इस पर कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा भी हम और सूचनाएं लेकर आपसे जुड़ते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपने अगर
हमारे पेड कोर्स को अभी तक ज्वाइन ना करा हो तो इसके बारे में एक बार हमसे बात कर लें। हम पूरी डिटेल आपको प्रोवाइड कर देंगे कि किस तरीके से हम स्टूडेंट के लिए 4 महीने का एक स्टडी प्लान लेकर आए हैं जो एनालिटिकल थिंकिंग पर आधारित है, जिसमें वीडियो लेक्चर भी हैं, जिसमें आपके लिए MCQs भी हैं प्रैक्टिस के लिए, और साथ ही साथ PDF फाइल जो है वो एज अ नोट्स भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी हमारे पेड चैनल से जो है पेड हमारे ग्रुप से जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ रोज़ स्टूडेंट को मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है और रोज़ बच्चे जो हैं डेली उसमें स्टडी करके आगे बढ़ रहे हैं। लगभग 1 यूनिट जो है वो होने को करीब है, 1 यूनिट होने वाली है। तो आपका मैक्सिमम लॉस ना हो इसलिए बहुत जल्दी जुड़ जाएं। धीरे धीरे लोग हमसे जुड़ रहे हैं, तो इसलिए आप भी हमसे जुड़ जाएं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।